हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस सेतु। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, ये नीट एग्ज़ाम जो होता है वो मेडिकल फील्ड के लिए होता है। तो इससे पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम था, यानी बच्चों को बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स लेने पड़ते थे और उन अलग अलग एग्ज़ाम के लिए उनको अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता था। इसमें बच्चों की बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एक कंबाइन एग्ज़ाम लेंगे जो सब मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। इसीलिए उन्होंने नीट एग्ज़ाम लेना तय किया। और 2020 से पहले जो एम्स है, जिपमर है, ये इनका एग्ज़ाम जो था वो अलग अलग था। मगर इस साल यानी 2020 से उन्होंने भी नीट में क्या किया है, एम्स और जिपमर ने भी ये नीट में इंक्लूड खुद को किया है। ओके, यानी आपको एम्स और जो जिपमर का एग्ज़ाम है वो आपको अलग अलग देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो जो ये नीट का एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम क्या होगा, ये एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया कोटा होता है जो कि है हमारा 15%, तो उसके लिए क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। यानी गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस है तो उसमें आपको क्या नीट से क्या होगा, आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी ये 15% कोटा क्या है, तो यानी समझो कि आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो और वहाँ पर आपने 11th-12th किया है और वहाँ पर समझो मेडिकल कॉलेजेस जो है उनके कितने 100 सीट है समझो। ओके, तो 100 तो नहीं रहते हैं, इससे ज़्यादा ही रहते हैं, मगर आपको क्या है, ये 15% कोटा समझने के लिए ये एग्जाम्पल को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट में कितना है, 100 सीट है समझो। तो इसमें से 85% जो सीट है वो यहाँ पर जो 11th-12th किए वाले हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या होगा, ये 85% यानी 85 सीट्स क्या होंगे, ये आपको रिजर्व रहेंगे। ओके, तो और जो 15% जो सीट है वो क्या होगा, वो जो बाहर के स्टेट से आने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब ये क्या होगा, ये ऑल इंडिया लेवल के लिए ये 15% सीट जो है तो ये क्या होगी, वो रिजर्व होगी। ओके, तो यही बात बाकी जो स्टेट्स है तो उनके लिए भी ये लागू होती है। और आपको जो नीट क्वालिफाई होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छा रैंक भी लेना ज़रूरी होगा। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक विचार आया होगा कि उनको अभी अब्रॉड में उनको मेडिकल कोर्सेज करने हैं, तो उनके लिए भी उनको क्या करना होगा, उनको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। तो आइए देखते हैं अभी ये नीट एक्चुअली है क्या। तो नीट का फुल फॉर्म जो होता है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो जो नीट है इसमें दो तरीके की नेट होती है। एक तो होती है नीट यूजी जो होती है अंडर ग्रेजुएट, यानी जिन लोगों का या जिन कैंडिडेट्स का क्या हुआ है, 12th उन्होंने पास किया। और दूसरा होगा नीट पीजी, यानी इसके लिए आपको अपीयर होना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नीट यूजी में पास होना ज़रूरी होगा। ओके, तो नीट यूजी है क्या, तो नीट यूजी अगर आप पास करते हैं तो आपको जो मेडिकल कोर्सेस है, यानी कि जो एमबीबीएस है, बीडीएस है और जो आयुष वेटरनरी जो कोर्सेस है और जो अदर मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं नीट यूजी के बारे में। तो ये नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कंडक्ट करता है, वो कंडक्ट करता है एनटीए, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, एनटीए की, तो इसका है www.nta.ac.in, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको अगर एनटीए जो नीट कंडक्ट कर रहा है तो उसका अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो उसका वेबसाइट क्या होगा, NTA NEET.NIC.in, ये वेबसाइट
एनटीए की नीट की एग्ज़ाम के लिए है। तो अभी हम देखेंगे जो नीट का एग्ज़ाम लेवल होता है वो क्या होता है। तो इसका एग्ज़ाम लेवल जो है वो है ऑल इंडिया लेवल, और उसमें एग्ज़ाम टाइप है इसका एग्ज़ाम टाइप क्या है, एग्ज़ाम टाइप इसका अंडर ग्रेजुएट है। तो ये एक्सेप्टेड बाय, यानी ये कौन कौन से कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया। अब इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन होता है, और ये साल में कितने बार होता है, तो ये वंस इन अ ईयर होता है। तो अभी खबरें आ रही है कि यह एग्ज़ाम साल में 2 बार भी हो सकता है, मगर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो कितने होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस क्वेश्चन का, केमिस्ट्री को 45 होते हैं, फिजिक्स को 45, देन बायो एंड जू को 90 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ, 180 क्वेश्चंस हुए। और इसमें जो नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं तो ये कितने होंगे, इसको मार्क्स होंगे 720, यानी 720 मार्क्स होंगे। यानी ईच क्वेश्चंस के लिए कितना मार्क्स है, ईच क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 4 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, तो अगर एनटीए अगर सोचता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वो फ्यूचर में बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए तो ही आपको क्या करना होगा, 180 ही क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। मगर इसका आपको फ़ायदा होगा क्या, ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन एक टफ हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम की। तो इसमें जो नेशनलिटी है वो इंडियंस भी दे सकते हैं, एनआरआई जो बोलते हैं हम वो भी दे सकते हैं, और ओसीआई यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये भी दे सकते हैं, और फॉरेन भी दे सकते हैं। यानी ये सभी क्या होते हैं, 15% जो ऑल इंडिया कोटा के सीट्स है इनके लिए ये लोग एलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी होता है यानी JK यानी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको क्या करना पड़ेगा, अगर इनको एलिजिबल इनको होना है यानी इनको एग्ज़ाम देना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना होगा। ओके, तो अभी इसका क्या है, एक एज लिमिट होगा। ओके, तो एज लिमिट कितना होगा कि आप जिस ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर के कितने 31 दिसंबर तक, ओके, यानी 31 दिसंबर तक आपका कम से कम एज 17 होना चाहिए। तो पहले क्या था, ये जनरल के लिए 25 था मैक्सिमम एज, और जो अदर कैटेगरीज है उनको 30 ईयर का था। मगर पिछले साल अपर एज लिमिट की बात कोर्ट में चैलेंज की गई, इसीलिए अभी तक जो अपर एज लिमिट है वो अभी तय नहीं किया गया, यानी इसको अपर एज लिमिट कौन सी भी नहीं है। ओके, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, 12th पास होना चाहिए। ओके, जो बच्चे 12th पास है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये ओपन स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ये भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो बच्चों ने 10th के बाद कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई क्या करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो वो डिप्लोमा कोर्स अगर 12th के बराबर माने जाते हैं यानी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो ये बच्चे भी क्या कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट है तो इसके लिए आपको कोई भी लिमिट नहीं है। अभी इसके लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स यानी जो आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो कौन से होंगे इसमें, एक तो बायोलॉजी इसमें कंपलसरी होता है। ओके, और आपका अगर एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक क्या है बायोलॉजी भी है, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी इसके लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो इसके लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए देखेंगे।
तो जो जनरल कैटेगरी में होता है इसको क्या चाहिए, इसको 50% मार्क्स चाहिए। और जो PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या चाहिए, 45%। और जो SC ST और OBC होते हैं उनको 40% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। और ये 50%, 45% या 40% ये जो मार्क्स कैटेगरी वाइज बताया है, तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए। अगर आप इसमें एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल होते हो तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर देख आपको एक बॉक्स दिखाई दिया होगा, उसमें है देखो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, बायो एंड जू। और उसके बाद है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से होते हैं, MCQ विथ 4 ऑप्शंस होते हैं। ओके, यानी MCQ का पेपर है और हर एक क्वेश्चंस को आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसके बाद इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायो एंड जू के कितने 90 है। ओके, तो इसके बाद फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस के लिए 180 मार्क्स, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस के लिए 180 मार्क्स और बायो एंड जू में 90 क्वेश्चंस के लिए 360 मार्क्स होते हैं। यानी ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। ओके, तो अभी इसमें है देखो मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम इसका क्या होगा, तो ऊपर ही बताया है कि ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। ओके, यानी अभी इसमें आपका करेक्ट क्वेश्चंस अगर है, यानी आपने उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने इनकरेक्ट अगर आंसर दिया है उस क्वेश्चन का तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, -1 मार्क हो जाएगा। नीचे आपको एक पिक्चर्स दिखाई दी होगी, तो वहाँ उस पिक्चर में क्या है कि अगर वहाँ पर 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस में आपको अगर आंसर करेक्ट पता है और आपने क्या किया, वहाँ पर मैंने जो दिखाया है वैसे अगर आपने उसको क्या किया, डार्क किया उस ऑप्शन को, और वो डार्क किया वाला ऑप्शन अगर वो सर्कल के बाहर जाता है तो आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी आपका जो मार्क्स होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, और आपने अगर जो उस ऑप्शन को सिर्फ आधा ही, उसका सर्कल आधा ही ड्रॉ किया है, ओके, यानी उसका सर्कल आधा ही डार्क किया है, तो भी आपको क्या हो जाएगा, आपका -1 मार्क हो जाएगा। ओके, तो और एक बात इसमें है कि अगर समझो कि 2 आंसर, उस एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 2 आंसर बराबर है और आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया या कुछ भी लिखा है, यानी कुछ भी लिखा है यानी कि कौन से भी ऑप्शन को आपने क्या किया, डार्क कर दिया, और उस क्वेश्चन को किसी ने चैलेंज किया है, तो आपको उस क्वेश्चन के फुल बोनस मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसमें जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है, यानी जो लैंग्वेजेस बोलते हैं हम, तो ये कौन सी होगी, तो इसमें इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, असमीज़ होगा, बंगाली होगा, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारे लैंग्वेजेस होंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ओनली इंग्लिश में ही आता है, और बाकी सभी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में और उसके साथ इंग्लिश में भी ये पेपर आता है। ओके, तो अभी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज है। अगर आपने इन तीनों को तीनों में से किसी एक को भी चूज़ किया है तो पूरे भारत में आप ये पेपर दे सकते हो। और ये 3 लैंग्वेज छोड़कर अगर आपने किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो आपको वो पेपर उसी रीजन के सेंटर में देना होगा। ओके, तो वहाँ पर यानी नीट की जो वेबसाइट है या NTA नीट की जो वेबसाइट है वहाँ पर इन सारे सेंटर की एक लिस्ट दी गई है, वो आप देख सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे इसके फ़ीस के स्ट्रक्चर की। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, जनरल के लिए होगा 1500 रुपीज़, और जो जनरल में EWS है
और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको कितना है 1400 रुपये है। और जो SC ST PWD और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए ये फीस है 800 रुपये है। ओके, तो अभी है इसका सिलेबस। तो इसका जो सिलेबस होता है वो कौन सेट करता है? इसका सिलेबस जो NTA है वो सेट करता है। और इसमें जो मेनली सब्जेक्ट्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो 11th और 12th के जो NCERT बुक है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आउट ऑफ NCERT टॉपिक्स भी एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए आपको जो नीट के लिए जो बुक्स होते हैं तो उनको भी आपको पढ़ना होगा। तो अभी इसमें है नीट करेक्शन विंडो। तो ये जो नीट करेक्शन विंडो है तो ये क्या हो जाएगा, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो भरने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और ये करेक्शन करने के लिए जो NTA क्या करता है, आपको 1 या 2 बार मौका देता है। तो इसके बाद होता है नीट का ड्रेस कोड। तो इसका ड्रेस कोड क्या होगा देखते हैं। जो हल्के रंग की जो शर्ट है तो वो आप पहन सकते हो। ओके, और इसमें आपको लॉन्ग स्लीव्स शर्ट पहनना अलाउड नहीं है। और जो चैन होता है, नाक में जो नथनी होती है, गहने होते हैं, अंगूठी होती है, कान में कौन से भी ऑर्नामेंट्स आप नहीं पहन सकते। और आप क्या कर सकते हो, स्लीपर्स जो है तो स्लीपर्स, सैंडल्स, जो सैंडल्स की हील होती है वो क्या होनी चाहिए, वो बहुत ही लो होनी चाहिए। यानी जो हाई हील्स वाले सैंडल्स होती है वो आप पहन नहीं सकते। अभी है व्हाट टू कैरी ऑन द एग्ज़ाम डे। तो एग्ज़ाम डे के दिन आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड और जो 2 पासपोर्ट है, और ये 2 पासपोर्ट आपको साथ में लेकर जाना है। मगर ये पासपोर्ट सेम होने चाहिए जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में अपलोड किए हैं। और उसके बाद जो वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ है, यानी कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या आधार कार्ड है, इनमें से एक आप साथ में लेकर जा सकते हो। अगर आप PWD है तो इसमें क्या होगा कि आपको PWD सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। तो अभी हम देखेंगे व्हाट नॉट टू कैरी, यानी आपको एग्ज़ाम्स हॉल में क्या लेकर नहीं जाना है। तो जो टेक्स्ट मटेरियल है, यानी किताबें हैं या कुछ आपने नोट्स निकाले हैं, वो आप साथ में लेकर नहीं जा सकते। और जो ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, जो प्लास्टिक पाउच है, कैलकुलेटर है, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, देन लॉक टेबल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, जो स्कैनर होता है, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, ये साथ में आप लेकर नहीं जा सकते। ओके, तो उसके बाद भी क्या है कि जो आपका फैंसी हेयर बैंड होता है वो भी आप साथ में लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद जो हेल्थ बैंड है, देन जो वैलेट है, गॉगल्स है, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, वॉच और रिस्ट वॉच, जो ब्रेसलेट होता है, कैमरा, देन एडिबल आइटम्स ओपन्ड और पैक्ड, वाटर बॉटल्स, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये साथ में आप लेकर नहीं जा सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को डायबिटीज़ है तो उसको सिर्फ 2-3 चीज़ें ही अंदर लेके जाना अलाउड है, और वो चीज़ें हैं शुगर टैबलेट्स जो होती है, और फ्रूट में बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ये साथ में वो लेकर जा सकता है। मगर जो चॉकलेट्स होती है, कैंडी होती है, सैंडविच और बाकी आइटम्स ये साथ में नहीं ले जा सकता है। और अगर आपको ये कुछ डायबिटीज़ है भी तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनको पहले ये बताना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिस्प्ले ऑफ OMR सीट्स एंड रिस्पॉन्सेस। तो इसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम अगर होती है तो एग्ज़ाम होने के कुछ दिनों के बाद क्या कर सकते हो, आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो। और वो आंसर शीट देखने के लिए जो NTA की जो NTA NEET.NIC ये जो वेबसाइट है, इस पर आप आपकी जो आंसर की है वो देख सकते हो। अब
उसके बाद है आपको चैलेंज अगर करना है, यानी आपको अगर कौन सा भी क्वेश्चंस जो है उसको अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ के हिसाब से आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को चैलेंज करना होगा। अभी इसमें तीसरी बात है, अगर OMR ग्रेडिंग के अगेंस्ट चैलेंज किया हुआ है तो NTA उसको वेरीफाई करेगा और वह डाटा अपडेट करेगा। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, जो इससे आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किया है तो इससे रिलेटेड इंटीमेशन आपको NTA इंडिविजुअली नहीं देगा। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये कब होता है, जब आपकी OMR शीट्स का इवैल्यूएशन होता है तो उसके बाद क्या होगा, NTA.NIC.in पर वो क्या करेंगे, आपका रिज़ल्ट अपलोड करेंगे और उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट वेबसाइट पर देख सकते हो। तो उसके बाद है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि उन्होंने पहले ही आपको एक चांस दिया हुआ होता है कि आपको उस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। तो उस जब ये रिज़ल्ट लगता है तो रिज़ल्ट लगने के बाद क्या होगा, ये आपको जो रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन जो होता है तो ये आपके पास ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मशीन्स होती है वो मशीन्स में ही आपकी जो OMR शीट है वो चेक की जाती है और मशीन्स क्या होती है, ये इम्पार्शियल होती है, यानी ये किसी भी स्टूडेंट्स में ये भेदभाव नहीं करती और इसी वजह से वहाँ पर रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहता है। जिन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन पे करने में डिफ़िकल्टी होती है उनके लिए उसी एरिया में कॉमन सर्विसेज सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो उन सेंटर की लिस्ट आप http://www.csc.gov.in इस वेबसाइट पर देख सकते हैं और ये वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि फॉर्म भरते समय आपको अपना या आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और अपना या अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी नंबर आपको एप्लीकेशन में एंटर करना होगा, जिस पर NTA आपको इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आपको करता रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यह वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही स्टडी करके बनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको नीट में अभी और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर या मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हो। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिए और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और ये नीट में आप अच्छा रैंक पाइए। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।